नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग ललित सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आया हूं मैं रीजनिंग का पार्ट 8, जिसमें हम विगत एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है, तो Q का अर्थ गुणा है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से कोई हमें संख्याएं दी गई है, उनके बीच में ये साइन दिए गए हैं, तो हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ से ये 4 नहीं आएगा, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 48, P का मतलब दिया हुआ है भाग, फिर लिखते हैं 4, R का मतलब दिया है हमें जोड़, और फिर दिया है 3, फिर दिया है Q का मतलब होता है गुणा, फिर बाद में 4, S का अर्थ दिया है उसने माइनस, फिर लिखना है 6, फिर बाद में Q का अर्थ गुणा, फिर लिखना है 4। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास से हमें सॉल्व करना है। यानी सबसे पहले आपका ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ यानी का, D का मतलब डिवाइड हो गया, आपका भाग हो जाएगा, फिर मल्टीपल हो जाएगा, फिर एडिशन हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से भाग सॉल्व करना है अपन को। तो यहाँ से आ जाएगा अपना 12, फिर प्लस, फिर 12, फिर माइनस, फिर 24। तो 12 प्लस 12 24, 24 माइनस 24 0। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा? ये है अपना ओपन डाइस। क्या है मित्रों? ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या होता है, जैसे अपने पास में एक डाइस होता है, उसमें कितनी 6 फलकें होती है, और 6 फलकों को इन्होंने फ्रंट पे दिखा दिया। ठीक है, इसको खोल के दिखा दिया है, जैसे माचिस की डिब्बी ले सकते हैं आप, कुछ भी, है ना। तो यहाँ पर जो ए के विपरीत है वो क्या आएगा? देखो यहाँ पे सी के विपरीत आएगा सी, और जो सी के विपरीत आएगा डी, और ए के विपरीत आएगा सी। इस प्रकार को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो ए के विपरीत युक्त फलक पर क्या आएगा अपने पास में? सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है काउंटिंग फिगर से, इसमें वर्ग दिया है, जैसे 4 भुजाओं से बंद आकृति है, क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे एक बॉक्स ये दिख रहा है, दूसरा बॉक्स ये दिख रहा है, तीसरा बॉक्स ये दिख रहा है। ऐसे ही एक बॉक्स, एक तरफ अपन को 3, फिर 3 यहाँ पे इस तरफ, 3 यहाँ पे इस तरफ, और 3 यहाँ पे इस तरफ। तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। और एक जो ये अपने पास में बड़ा बॉक्स है, ये वाला बड़ा बॉक्स है, ये भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1 करेंगे, 13 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है वेन डायग्राम से, हमारे पास में एक लॉजिकल वेन डायग्राम होता है, एक वेन डायग्राम होता है। तो ये हमारे पास में वेन डायग्राम का प्रश्न है। शेर, लोमड़ी और मांस बक्सी। अब अपन थोड़ी सी कॉमन सी चीज लेते हैं, शेर कभी लोमड़ी नहीं हो सकता और लोमड़ी कभी शेर नहीं हो सकता। तो जो शेर का और लोमड़ी का आकृति बनेगा, वो दोनों के बीच रेस्ट्रिक्शन होगा, वो दोनों एक दूसरे में समानता नहीं रखते। लेकिन शेर भी मांस भक्षी होता है और लोमड़ी भी मांस भक्षी होती है। तो इसका डायग्राम हमारे पास में जो बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं, 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 17 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं? देखिए मित्रों, ऐसे प्रश्न को जब भी सॉल्व करना है अपन को, तो वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना होता है। जैसे 50 अपने पास में विद्यार्थी है, 12 विद्यार्थी कुछ भी नहीं खेलते, तो खेलने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या है वो अपने पास में 38 आ जाती है। 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जो खेल खेलते हैं। अब इसमें बताया है कि 28 विद्यार्थी है जो तो क्रिकेट खेलते हैं, और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है? 17। तो टोटल खेलने वालों की संख्या यहाँ पर आ रही है अपने पास में 45, यानी 45 अपने टोटल खेलने वाले हैं। लेकिन जो एक एक खेल खेलते हैं वो 38 है, जो 45 खेलते हैं वो कौन से? दोनों खेल खेलने वाले भी शामिल है। तो अपन 45 माइनस कितना कर देंगे? 38। जो 7 आया है हमारे पास में, वो दोनों खेल खेलते हैं। तो इसमें प्रश्न यही पूछा है, दोनों खेल खेलने वालों की संख्या। जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, दोनों की संख्या हो जाएगी अपने पास में 7। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये वेन डायग्राम है, 7 यहाँ पर लिख दिया,
21 विद्यार्थी तो अपने क्रिकेट वाले हो गए, फुटबॉल वाले अपने 10 विद्यार्थी। इनको ऐड करेंगे तो ये 17 फुटबॉल वाले हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये 28 क्रिकेट वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन दिया है सभी मुर्गियां मुर्गे हैं, तो मुर्गियां अंदर बनाएंगे, यहां से ये मुर्गियां बना दी, उसके बाहर बनाएंगे मुर्गे, तो सभी मुर्गियां क्या है भाई, मुर्गे हैं। कोई भी मुर्गा काला नहीं है तो उसका डायग्राम अलग से बनाएंगे, क्योंकि कोई भी इसमें नहीं का चिन्ह आया है और नहीं होता है रेस्ट्रिक्शन का साइन, तो अपन इन दोनों के बीच रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। सबसे पहला निष्कर्ष दिया है हमें सभी मुर्गे मुर्गियां होते हैं, तो सभी मुर्गियां मुर्गे होते हैं लेकिन सभी मुर्गे मुर्गियां नहीं होते, तो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट निष्कर्ष देखते हैं, इसमें दे रखा है कोई मुर्गी काली नहीं है, तो कोई भी मुर्गियां काली नहीं है ऐसा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष सेकंड ठीक निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो देखिएगा मित्रों, यदि आप 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलते हैं और दक्षिण दिशा में चलते हैं आप 12 किलोमीटर, ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है जहां पे जाके रुका है, तो ये वाली जो सीधी दूरी है ये वाली बतानी है। अब ये हमारा बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, यानी कि जैसे मैं इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, इसको सी मान लू, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहां से ए सी का स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास में 12 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 9 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 144 प्लस 81। ए सी का स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 225 225। यदि AC की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो AC की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये मैट्रिक्स का प्रश्न है। यहाँ पर दिया है K की वैल्यू 42 से दी गई है, यानी कि यहाँ पे जो K दे रखा होगा उसकी वैल्यू 42 दे रखी है, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो हमें यहाँ पर K मिल चुका है। तो इसी प्रकार यहाँ से ये 4 ऑप्शन है, इस प्रश्न को ऑप्शन से करने में सबसे इजी रहता है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। जैसे R और L की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो L की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करूंगा मैं, क्योंकि मुझे उल्टा प्रश्न को सॉल्व करूंगा तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 आगे के ऑप्शन से एग्जामिनर आपको सेम देता है, बाकी लास्ट वाले में चेंज करता है। तो L की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास में क्या 0.4 आ रही है, कि तो यहाँ से 0.4 आ रही है, तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहीं से बी ऑप्शन आंसर हो जाता है। लेकिन अपन सॉल्व करके पूरा चेक करते हैं कि अपना आंसर सही है या नहीं है। देखिए मित्रों, R 85 पर आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, तो लेफ्ट हैंड से पहली संख्या देखते हैं, राइट हैंड से ऊपर से डाउन की तरफ दूसरी संख्या। तो यहाँ पर मुझे R दिख रहा है, तो 85 पर मुझे R दिख गया। 10 पर दिख रहा है क्या E, तो E10 पर देख लेते हैं, ये 10 यानी ये 1 रहा, ये 0 रहा, तो ये 10 पर E मिल गया हमें। और 31 पे अपन को A मिल जाएगा, देखो यहाँ से 3 और यहाँ पे 1, तो ये A मिल गया। और लास्ट में क्या बचा L, तो ये 0.4 पे अपना मिल ही चुका था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न दिया है 10, C का मतलब दिया है उन्होंने मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है तो हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, फिर दिया है अपन को A का साइन है तो प्लस दिया है, 4 दिया है, फिर C का साइन है तो C की वैल्यू किससे, मल्टीप्लाई से, फिर दे रखा है B का अर्थ होता है माइनस, फिर दे रखा है 6। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने 40 प्लस 16 कितने हो गए अपने पास में, उसमें से -6, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 16 अपने पास में 56, 56 माइनस 6 कितने हो गए 50, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न दिया है हमें अर्नब का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है, तो अर्नब का जन्मदिन है वो मंगलवार 14 मार्च को है, यानी ये पता लग गया हमको कि जो मंगलवार है वो 14 मार्च। अब इसमें 13 सितंबर का पूछा है जो कि प्रणय का जन्मदिन है, तो 14 सितंबर का अपन को फाइंड करना है।
तो सीधा तो फाइंड नहीं कर सकते अपन सितंबर का, सीधा तो फाइंड नहीं कर सकते इससे यहाँ तक जाने में, लेकिन यहाँ से डे बाई डे अपन काउंट कर सकते हैं। यदि बेसिक से सीखना है तो सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर लिखेंगे अपन 17 दिन तो किस में बच गए, मार्च में 14 दिन, क्योंकि मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का। फिर बाद में अगला अप्रैल आएगा 30 का, मई आएगा 31, फिर जून आ जाएगा 30 का, फिर जुलाई आ जाएगा 31 का, फिर अगस्त आ जाएगा 31 का, फिर सितंबर के अपन को 13 ही दिन लेने हैं। क्योंकि 13 दिन क्यों लेने हैं, क्योंकि अपना जो 13 सितंबर का दिन है वो अपन से फाइंड करवाया है, 13 सितंबर का दिन, ठीक है। तो यहाँ से 13 सितंबर को अपना जो बार होगा क्या होगा, इनको टोटल ऐड करते हैं तो अपने पास में देखो 3 4 5 6 7 कितने हो गए, 13, तो 3 आ जाएगा, एक हासिल का रह जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 16 17 और 1 18, 183 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करते हैं क्योंकि सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का। तो यहाँ से मुझे जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, यहाँ से मुझे प्राप्त होता है 26 सप्ताह और 1 दिन, 1 विषम दिन बचेगा, 26 सप्ताह 1 दिन बचेगा। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 26 बार पूरा चला जाएगा, 1 विषम दिन की संख्या आ जाएगी। तो यानी कि जो आंसर है उसमें मंगलवार है तो 1 दिन विषम आ रहा है, तो जो प्रणय का जन्म होगा, जो जन्मदिन का सप्ताह होगा उसमें किस बार को, 13 तारीख को क्या बार पड़ेगा, तो उसमें अपन को +1 करके आंसर देना है। तो मंगलवार में +1 कर देंगे अपन, तो अपना आंसर आ जाएगा बुधवार, अपना आंसर आ जाएगा बुधवार। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको इस वीडियो का PDF लिंक मिल जाएगा।